दोस्तों, आज के वीडियो में मैं कास्ट सर्टिफिकेट पर बात करूंगा, जिसको हम कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। हिंदी में इसको जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं। रेलवे का जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो रेलवे ने अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको लेकर के नई गाइडलाइन जारी किया है। तो आपको उसी गाइडलाइन के आधार पे उसको फॉलो करते हुए ही ये कास्ट सर्टिफिकेट देना है। तो चलिए इसी पर आज के वीडियो में डिटेल में बात करते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट कितने टाइप का होता है और ये कैसे बनता है, और आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट को देख के कैसे पहचानेंगे कि ये सेंट्रल लेवल का है या फिर ये हमारा स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है। इसके अलावा ये सेंट्रल लेवल वाला कहाँ पे यूज़ होगा और आपका स्टेट लेवल वाला कहाँ पे यूज़ होगा। इसके अलावा कैसे बनवाना है, बनवाने में कितना खर्चा आता है, किससे बनवाएंगे, जो इशूइंग अथॉरिटी है वो कौन कौन होते हैं, कौन सा वैलिड होगा, क्या रेलवे ने जो अपना फॉर्मेट दिया है वो वैलिड होगा या फिर कोई सा भी आप बनवा लेते हैं तो वो भी चल जाएगा। तो इसी पर आज के वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये दो टाइप का होता है। या तो ये होता है सेंट्रल लेवल का या होता है स्टेट लेवल का। तो सबसे पहले सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी जॉब्स हैं या फिर जो कॉलेज है जहाँ पे एडमिशन्स की जो प्रक्रिया होती है, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, वहाँ पे अगर ये सेंट्रल लेवल का जो है फॉर्म है, यानी कि उसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे उसमें अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे जब हमें कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है तो वो सेंट्रल लेवल वाला लगेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि आप रेलवे का फॉर्म भरते हैं तो ये जो रेलवे है ये पूरी तरीके से सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन आता है, यानी कि आप चाहे किसी भी स्टेट से है दूसरे स्टेट के भी फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसके अलावा एसएससी हो गया या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस के एग्ज़ाम हो गए, तो इसमें जो है आपको सेंट्रल लेवल के कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। वहीं अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश का जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा तब जब आपका जो वैकेंसी है वो यूपी से आती है। जैसे यूपी पीसीएल यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की वैकेंसी आई तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की हमारा जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा अगर मान लो कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आई उसमें भी हमें यूपी का जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि आपने आईआईटी जेईई का मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको वो चूँकि जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं तो यहाँ पे जो हमारा काउंसलिंग होता है तो वो जो है सेंट्रल लेवल से अगर होता है तो वहाँ पे हमें कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का देना पड़ेगा। वहीं अगर हमें मान लीजिए कि हमने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया बट हमें जो कॉलेज मिल रहे हैं वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मिल रहे हैं, तो ये जो है वहाँ पे हमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट का यानी स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। तो इतनी बातें समझ में आ गई आपको कि अगर सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है तो आपको जो है सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, और वहीं अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट का जो है कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि कैसे पहचानेंगे कि हमारा ये सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है और ये हमारा आपका स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है। तो आपको सबसे पहले आपको बता दूं कि सेंट्रल लेवल का जो पहचानने का जो तरीका है उस पर आप जब देखेंगे तो उसमें क्लियर लिखा रहेगा उत्तर प्रदेश सरकार। मान लीजिए आपने यूपी से बनवाया है बट आपने वहाँ पे एक लाइन देखेंगे तो नीचे लिखा रहेगा कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं यहाँ पे एक कास्ट सर्टिफिकेट लगा देता हूँ, उसको आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसमें आपका जो है क्लियर लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब मैं लगा रहा हूँ एक स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार, यहाँ भी लिखा है बट यहाँ पे क्लियर लिखा है उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र।
मतलब उसमें ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि जो स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार। अब ये सवाल आता है कि इसको हम बनवाएंगे कहाँ से, तो इस पे हम बात करते हैं कि कैसे बनवाना। तो सबसे पहले ये हमें जानना ज़रूरी है कि हमारी जो कास्ट है वो एससी में आती है या फिर ओबीसी में आती है या फिर सामान्य वर्ग में यानी जनरल में आती है, ये हमें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक हम कास्ट सर्टिफिकेट बनाने से पहले ये जान लें कि भारत में जो कास्ट होती हैं वो 4 तरीके से मेनली होती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित है। ध्यान रखना, ये सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं है। यानी कि सामान्य वर्ग यानी जनरल कास्ट से पहला, जिसको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। दूसरा, इनको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग बोलते हैं इनको। तो इनको रिजर्वेशन मिलता है, तो इसमें आपको नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर यानी आप जब कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी का बनवाएंगे तो उसमें क्लियर लिखा रहेगा कि आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। इसको अच्छे से समझ लो। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि आपके घर की जो मुखिया हैं, जो आपके अभिभावक हैं, उनका प्रतिवर्ष जो आय होती है ये 8 लाख से अगर कम है तो आपको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपके पास यही सर्टिफिकेट है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का, तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अन्यथा अगर आपका क्रीमी लेयर में आप आते हैं तो इसमें जो है आपका कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ये ओबीसी में तो होते हैं बट इनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, इनको एज ए अनरिजर्व काउंट कर लिया जाता है। अब जो है अगला जो कास्ट है ये है एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट आती है। और इसके बाद एक और है कास्ट जो कि हमारा एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। तो ये 4 तरीके से आती है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये 4 होते हैं तो ईडब्ल्यूएस क्या है, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्या है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल चल रहा है, तो इस पे आपको बता दूं कि जो बच्चे सामान्य वर्ग से आते हैं यानी कि जनरल कैटेगरी से आते हैं बट उनके घर की जो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, यानी प्रतिवर्ष उनके घर के मुखिया की जो आय है 8 लाख से अगर कम है, तो उनको 10% का जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, इनको मिलता है। तो इसी जनरल कास्ट में से ही गरीब छात्रों को मिलता है। तो आप देखेंगे कि एक जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो वहाँ पे सामान्य वर्ग नहीं रहता है, पहला होता है अनरिजर्व, दूसरा होता है ईडब्ल्यूएस, तीसरा होता है ओबीसी, चौथा होता है आपका एससी और पांचवा होता है एसटी। तो अब जो है सवाल ये उठता है कि ये जो यूआर है ये कौन सी कास्ट है। तो आपको बता दूं कि यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व, यानी कि अगर 100 सीट है तो 100 सीट में से अगर उसमें से 40 सीट मान लो यूआर की है तो इसमें अनरिजर्व है। इसमें मतलब कि सारे लोग अप्लाई कर पाएंगे। इसका मतलब है जो जनरल कास्ट से आता है वो भी अप्लाई कर पाएगा और जो ओबीसी में आते हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो एससी में आते हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे, जो एसटी में आते हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे। शर्त बस इतनी है कि यूआर के लिए जो एज और क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल किए होने चाहिए। तो आप अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो भी ये सीट आपको यूआर की मिल जाती है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें हम कैसे बनवाएं और हमें कैसे पता चलेगा कि हम जिस कास्ट में आते हैं वो एससी में आते हैं या फिर ओबीसी में आते हैं या एसटी में आते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग ओबीसी में आते हैं उन्होंने एससी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है बनवा लिया है, तो वो जो है एक तरीके से गलत हुआ है और वो फ्रॉड भी है।
तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आपकी जो कास्ट है ये किस कैटेगरी में आती है, कौन से कास्ट में आती है। तो अगर आपको नहीं पता है, जैसे बहुत सारे सीबीएसई जो नए बच्चे हैं जिनको खुद नहीं पता होता है कि वो किस जो है कास्ट में आते हैं, उनकी कास्ट किस में आती है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनसे आप पूछ सकते हैं और वो बता देंगे और उसी आधार पे आप बनवा सकते हैं। या आप अपनी कास्ट को एक वेबसाइट में बता रहा हूँ जिसका नाम है CCMT। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो यहाँ पे स्टेट वाइज और कास्ट वाइज यानी OBC का लिस्ट अलग है और आपका SC का लिस्ट अलग है, ST का लिस्ट अलग है। और उस लिस्ट के आधार पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो कास्ट है वो किस में आती है, OBC या फिर SC या फिर ST। अब जिसमें आती है उसी का आपको फॉर्मेट बनाना है और उसी में आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। अब सवाल ये उठता है कि इसको कैसे बनवाना है। तो आप दो तरीके से बनवा सकते हैं। ये होता है पहला, जो कि हम ऑनलाइन बताते हैं कि सबसे पहले आप चाहे तो ऑनलाइन बना सकते हैं। ऑनलाइन बनाने के लिए आपको किसी जो है साइबर कैफ़े में जाना होगा या फिर आप जन सेवा केंद्र पर जा सकते हैं, जहां पे ये जो जन सेवा केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो है प्रतिनिधि होते हैं, जहां पे आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड या निवास या फिर आपको जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र, ये सब सारी चीज़ें वो लोग खुद ऑनलाइन बनाते हैं। तो आप वहाँ पे जाएंगे तो वो आपका जो है क्लियर सारी चीज़ें बता देंगे कि आपको करना क्या है। अब सवाल ये उठता है कि ऑनलाइन में कितना खर्चा आएगा। तो आप ये मान के चलो कि ये जो फीस है लगभग 50 रुपये के आसपास आती है। बट जिनके पास आप जा रहे हैं साइबर कैफ़े वाला फिर या फिर जन सेवा केंद्र वाला, ये आपसे हो सकता है कि अपना जो चार्ज है वो ले लेगा, तो 100-200 रुपये उसका चार्ज हो जाएगा और ये बना करके आपका डाउनलोड करके वो दे देगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें जन सेवा केंद्र ना जाना पड़े, हम खुद से बना कर लें, तो आप जो इनका एक वेबसाइट है ऑनलाइन का, इसको बोलते हैं ई-डिस्ट्रिक्ट वाली वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ भी आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद ये डिजिटली साइन हो करके और वहीं से आएगा जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ये जो तहसीलदार ऑफिस है या फिर DM ऑफिस है या फिर सब डिविजनल ऑफिसर्स ऑफिस है, वहाँ से ही डिजिटली साइन हो करके आप जो है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर एक और वेबसाइट है जिसको हम ई-सेवा पोर्टल बोलते हैं, वहाँ भी आप अपना अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद बन जाएगा और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर नीचे लिखा रहेगा कि ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है डिजिटली साइन किया गया है और इसके अलावा ये ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से डाउनलोड किया गया है। ये बातें समझ में आ गई है ऑनलाइन। अब बात करते हैं कि आपको ऑफलाइन कैसे बनाना है। तो ध्यान रखना कि आपको ऑफलाइन बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। और कहाँ जाना पड़ेगा? आपके एरिया में ये होगा जो तहसीलदार ऑफिस है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। कुछ लोग इसको कचहरी भी बोलते हैं, हमारे यहाँ कचहरी भी बोलते हैं। या फिर आप SDM या फिर DM ऑफिस चले जा सकते हैं। या फिर अगर आप कहीं कहीं दूसरे स्टेट में, जैसे आप महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पे सब डिविजनल ऑफिसर्स रहते हैं, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, जो कि आपका आसानी से बन जाएगा। इसके अलावा आपके एरिया के जो लेखपाल हैं, ठीक है, जिसको हम पटवारी भी बोलते हैं कहीं कहीं, इनसे आप अगर बात करते हैं तो ये मान के चलो कि आपका सारा समस्या ख़त्म। उनसे आप बात कर लेंगे तो ये जो है आपका बनवा करके दे देंगे। क्योंकि ये जो लेखपाल होते हैं, ये जो पटवारी होते हैं, ये हर एक अपने एरिया के जितने भी लोग हैं नाम वाइज उनके कई पीढ़ियों के लोगों के बारे में अच्छे से जानते हैं, उनके इतिहास के बारे में जानते हैं कि इनका परिवार किस कैटेगरी में, किस जाति में आता है। सारी चीज़ें उनको पता होती है और वो बना करके आपको दे देंगे। अब सवाल ये उठता है कि ऑफलाइन में कितना खर्चा आता है। तो मैंने बता दिया कि वहाँ भी आपका ऐसे ही कुछ खर्चा नहीं है।
100 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा आपके खर्चे आने वाले हैं। वो बात अलग है कि किसी ने आपसे घूस लिया है, एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं बनाने के लिए, तो वो अलग चीज़ है, वो उनका चाय पानी है, वो उस पर हम टिप्पणी नहीं करने वाले हैं। हो सकता है कि वो वहाँ पे ले करके जो है आपका बनाए, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमें लगने वाले हैं। तो आप जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाने जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहले एक आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये आईडी कार्ड आपका आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट है, इसमें से कोई एक अगर कास्ट रहेगा तो आपका चल जाएगा। दूसरा, आपके पास एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में आपके पास राशन कार्ड या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या पासबुक या फिर वोटर आईडी आपके पास है तो इससे भी आपका एड्रेस प्रूफ हो जाएगा। इसके अलावा एक फ़ोटो ले लेना जो कि रिसेंटली बना होगा, ठीक है। और अगर आपके पास कोई पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी लेकर के जा सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जाना होगा और ये आप वहाँ पे दे देंगे तो वहाँ पे आपका जो है बन जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो हमारा रेलवे ने जो दिया है कास्ट सर्टिफिकेट ये वैलिड है या फिर आप जो बनाएंगे वो भी वैलिड है। तो आपको बता दूं कि रेलवे ने जो फॉर्मेट दिया है वो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट का एक नमूना है। आप चाहे तो वही वाला भी प्रिंट करके उसी तरीके से बना करके आप प्रिंट करके जा करके वहाँ पे बना सकते हैं। अब ज़रूरी ये है कि आप उसको देखना है कि साइन किसका है, यानी कि आपका उस पे जो साइन है वो तहसीलदार लेवल का ऑफिसर्स होना चाहिए या फिर तहसीलदार का साइन होना चाहिए। अब चूँकि ये उत्तर प्रदेश में तहसीलदार लेवल से साइन हो जाता है, लेकिन वहीं अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर्स या फिर सब डिविजनल ऑफिसर्स, जैसे महाराष्ट्र में अगर है तो वहाँ पे आपको सब डिविजनल ऑफिसर्स का डिजिटली साइन होता है या फिर आपका मैनुअल भी साइन होता है। अब ये तो हो गई बात कि कैसे कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। अब सवाल ये है कि इसकी वैलिडिटी कितना होता है। तो अगर मान लीजिए कि आप ओबीसी में आते हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल पुराना होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप देख सकते हैं कि ओबीसी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में बांटा गया है कि आप अगर नॉन क्रीमी लेयर का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो 1 साल का जो इनकम सर्टिफिकेट है उसी के आधार पर आपका जो है बनता है। तो अगर 8 लाख से अगर ज़्यादा हो गया तो फिर वो इस क्रीमी लेयर में आ जाता है, फिर वो सर्टिफिकेट आपका नहीं काम आएगा। तो इसी वजह से ये चूँकि 1 साल में किसी भी घर की जो है कंडीशंस बदल सकती है तो वहाँ पे हमें 1 साल का ही ओबीसी के मामले में माना जाता है। अब जो SC/ST का जो सर्टिफिकेट है उसका क्या, तो इसकी जो वैलिडिटी होती है ये आपका कभी भी कितना भी पुराना होगा चल जाएगा, बट आपको कोशिश ये करना है कि ज़्यादा 10 साल से ज़्यादा पुराना आपको नहीं रखना है। अपडेटेड वर्जन रहेगा तो भी आपका जो है चल जाएगा। अच्छा, SC का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये आपका स्टेट लेवल का भी रहेगा तो भी चल जाएगा, आपका सेंट्रल लेवल का भी रहेगा तो वो तो चल ही जाएगा। तो ये बातें आपको पूरी तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट पर थी, समझ में आपको आ गई होगी, इतना मैं उम्मीद करता हूँ। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।